पूछेगा आपसे राज्य में पहला एजुकेशन सिटी कहाँ पे बनने वाला है या एजुकेशन सिटी कहाँ पे बनने वाला है, तो बिलासपुर हो जाएगा। और उसके बाद राज्य का पहला जेनेटिक सेंटर कहाँ पे बनने वाला है, तो बिलासपुर सिम्स पे बनने वाला है। जिला मुंगेली पकड़ना है। ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है पूछेगा तो आपको जिला मुंगेली बताना है। उसके बाद भिलाई पकड़ना है। भिलाई में देश का पहला एआई साइंस सिटी बनने वाला है। भिलाई से नीचे उतरे पाए आपके दुर्ग। दुर्ग में आपको पकड़ना है पहला हर्बल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन सेंटर बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नया रायपुर पकड़ना है। नया रायपुर में आपको सेमीकंडक्टर यूनिट मिलेगा। नीचे आ जाओगे बस्तर। बस्तर में आपको मिलेगा बस्तर का सबसे बड़ा नाग मंदिर, जिसका नाम क्या है, नागफनी मंदिर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमर पीएससी में। और आज हम लोग देखेंगे जून माह के जो बचे हुए जो पोर्शन था आपका 22 से लेकर के 30 जून तक के समस्त यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह एक बेहतरीन सीरीज यहाँ पे होने वाली है। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम, जैसे कि आपके सामने आबकारी आरक्षक का है, आपके सामने एडीआई के एग्जाम है, आपके सामने प्रयोगशाला परिचारक जैसी वैकेंसी है, इन सभी वैकेंसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हम लोग जो डेटा कवर करेंगे, इसमें आपके 21 जून तक डेटा कवर कर चुके हैं, तो इसलिए ये जो वीडियो रहेगा 22 से लेकर के 30 जून के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखने वाले हैं। और इस करंट अफेयर सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये जो आपका सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज में आपको यहाँ पे क्लास तो मिलता है, इसके साथ में आपको मिलता है इसका पीडीएफ नोट्स। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और जैसे ही ये वीडियो आपको आप तक प्रोवाइड होती है, उसके बाद तुरंत बाद इसका आपको लगाना रहता है मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी प्ले स्टोर में आप लोग सर्च कर सकते हैं, या तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको इनरोल करके यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिलाना है करंट अफेयर के लिए। सेपरेट आपके डेट वाइज, मंथली वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट और पीडीएफ वीडियो सारी चीजें आपको एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ही यहाँ पे जगह पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग मॉक टेस्ट भी इसको दिला सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। इसमें आपके 30 जून 2025 को मंत्री परिषद की बैठक होती है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे। तो इसमें से आपके मंत्री परिषद ने किसानों के हित में, किसके हित में, किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये फैसला क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों के संशोधित करते हुए, मतलब इसमें संशोधन करते हुए इसके दायरे को और अधिक विस्तार किया गया है। ठीक है, अब पहले तो ये समझते हैं ये जो योजना है ये कौन सी योजना है, तो ये कृषक उन्नति योजना है। अब इसका डेट आपसे पूछेगा तो आपको बताना है ये जो योजना है ये कब लाई गई थी। 12 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। अगर स्थान पूछेगा तो आपको बताना है बालोद से इसका शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है जो छत्तीसगढ़ में धान का पूरे देश में सर्वाधिक मूल्य दिया जाता है, यानी कि कितना मिलता है आपको, 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। ठीक है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल जो धान का मूल्य मिलता है। अब यहाँ पे समर्थन मूल्य देखेंगे तो इस वर्ष के लिए जो समर्थन मूल्य है धान का, ये आपके 2369 रुपए ये सामान्य धान के लिए, और 2389 रुपए ये ग्रेड ए धान के लिए दिया जाता है। तो यहां से ये तो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी आपके राज्यों में मिलता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में धान का जो मूल्य है कितना मिलता है आपका, 3100 रुपए मिलता है। तो इस बीच की अंतर राशि को देने के लिए कौन सी योजना है, तो कौन सी योजना है आपकी, कृषक उन्नति योजना है। और अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, न केवल इसको केवल धान के लिए, ठीक है, इसको धान के लिए, बल्कि यहाँ पे जो पंजीकृत किसान है जो क्या करते हैं आपके धान, यहाँ पे आपके उत्पादक किसान हैं, उन पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब यहाँ पे तिलहन, दलहन और मक्का के लिए भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको योजना के बारे में लिखना है। योजना कब शुभारंभ हुआ, तो 12 मार्च 2024। स्थान पूछेगा बालोद, और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान का, और यहाँ पे जो 31 रुपए प्रति क्विंटल धान की जो यहाँ पे मूल्य दिया जाता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो बीच के अंतर राशि को देने के लिए कौन सी योजना, तो कृषक उन्नति योजना हो जाएगी। ठीक है, इतना फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला निर्णय देखेंगे, तो अगला निर्णय ये कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारी के हित में एक महत्वपूर्ण लेते हुए, किसके लिए, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए, भविष्य में सेवावृत्ति से के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया जाएगा तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन के संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूपों का अनुमोदन किया जाएगा।
तो किसका यहाँ पे गठन होने वाला है? छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का यहाँ पे गठन होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे निर्णय देखते हैं। तो मंत्री परिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में क्या किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि राज्य के राजस्व में जो असामान्य कमी या वृद्धि देखने को मिलती है उसका समुचित प्रबंधन कर, ठीक है, आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? नोट करके रखोगे। अगला इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि मंत्री परिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास हेतु क्या लाया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया है। यानी कि लॉजिस्टिक नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। और इसके तहत क्या क्या है इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा और जो यहाँ पे निर्यात अधोसंरचना है यानी कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूती देना इसका उद्देश्य है। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि यहाँ से इसके और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। चलिए, लॉजिस्टिक नीति 2025 को यहाँ पे विस्तार से हम लोग समझते हैं, इसमें कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रावधान है इसको हम लोग समझते जाते हैं। तो इस नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निजी निवेश को क्या करेगी? बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखोगे। 140 करोड़ रुपए तक का क्या मिलेगा? अनुदान राशि और अन्य कई रियायतें यहाँ पे देने वाली है। कौन? आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और उसके बाद गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लागत का कितना परसेंट? तो 40%। ये आप लोग नोट करके लिखोगे कितना परसेंट यहाँ पे? तो 40% तक क्या दिया जाएगा? तो अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम जो सीमा है, जो मैक्सिमम लिमिटेशन है, ये कितना रहेगा आपका? तो यहाँ पे 140 करोड़ रुपए रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है कि जो यहाँ पे जो निजी निवेश कर रहे हैं उनको यहाँ पे 140 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। और जो लॉजिस्टिक हब बनाएगा, ड्राई पोर्ट बनाएगा, इनलैंड कंटेनर डिपो बनाएगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा उसमें कितना परसेंट? तो 40% तक क्या मिलेगा? अनुदान दिया जाएगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 140 करोड़ रुपए है। जो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना? तो 50% अनुदान सहित और भी अन्य रियायती यहाँ पे सुविधा निवेशकों को मिलने वाली है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन के लिए यह अनुदान कितना आपका? 35% होगा, जिसकी अधिकतम जो सीमा है कितना आपका? 5 करोड़ रुपए है। अब जो लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्रति एकड़, ठीक है, प्रति एकड़ 25 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा और बाहरी क्या कर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% सहायता यहाँ पे दी जाएगी। और अगर आपने बस्तर या सरगुजा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है तो 10% यहाँ पे आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके अलावा ग्रीन लॉजिस्टिक को अपनाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। और 500 या उससे अधिक या 1000 या उससे अधिक अगर निवेश करते हैं तो उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब इस नीति का उद्देश्य यही है कि राज्य में लॉजिस्टिक जो लागत है इसको कम करना, आधुनिक मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और उसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर में निजी निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। इस नीति का क्या है? मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आपको सभी पॉइंट को यहाँ पे नोट करते जाना है। बारी बारी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कूड वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका जो टॉपिक है संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो कोई भी अगर कार्यक्रम शुभारंभ होता है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसका डेट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस रहता है। अगर डेट पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? 28 जून 2025 बताओगे। स्थान पूछा जाएगा तो बगिया हाई स्कूल में इसका शुभारंभ किया गया। और ये जो बगिया हाई स्कूल है, जिला पूछा जाएगा तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? जसपुर हो जाएगा। किसके द्वारा? ऐसा क्वेश्चन पूछे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा। अब इसमें विशेष पॉइंट यह है कि जसपुर के 50 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को क्या दिया गया है? संपर्क किट और टीवी का वितरण यहाँ पे किया गया है, यानी कि स्मार्ट किट इनको प्रोवाइड किया गया है। मतलब स्कूली जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को सुधार करना इस आपके कार्यक्रम का ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे गुणवत्ता लाना, स्मार्ट जो यहाँ पे क्लासरूम है उसको स्मार्ट तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करना इसका उद्देश्य है। अब चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, यानी कि ये जो मॉडल है
फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल के तहत यह जो आपकी इकाई है, यूनिट है, तैयार की गई है। और इसका लोकार्पण कब पूछेगा तो आपको बताना है 29 जून 2025 को। स्थान पूछेगा तो यहाँ पे आपको बताना है ग्राम है जामगांव, और ये जामगांव कौन से जिले में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है दुर्ग में। अब इसके लिए जो क्षेत्रफल है, कितने एकड़ क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको बताना है 27.87 एकड़ यहाँ पे क्षेत्रफल। अब इसके लिए कुल लागत पूछेगा तो आपको बताना है 36.47 यहाँ पे करोड़ रुपए की राशि का यहाँ पे क्या है, प्रावधान है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इससे लाभ क्या होगा तो लाभ यहाँ पे देखते हैं, प्रॉफिट हम लोग देखेंगे। इस यूनिट में प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपए मूल्य उत्पादन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या मिलेगा, रोजगार मिलने वाला है। और ये जो परियोजना है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना। अब ये जो योजना था ये आपके 21 जून को यहाँ पे शुभारंभ होने वाला था। ठीक है, ये चरण पादुका योजना पुनः शुभारंभ 21 जून को होने वाला था और आपके जसपुर के तपकरा में यहाँ पे इसका शुभारंभ किया जाना था, लेकिन 21 जून को इसका शुभारंभ नहीं किया गया। ये डेट आप लोग लिखोगे, इसी डेट में आप लोग लिखोगे 29 जून 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। और स्थान पूछेगा तो आपको बताना है जामगांव दुर्ग, आपको बताना है। ठीक है, तो इस दिन यहाँ पे दो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे। चरण पादुका योजना का पुनः शुभारंभ कब किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है 29 जून 2025, और कहां से तो जामगांव दुर्ग से किया गया है। ठीक है, बाकी प्रावधानों को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पे देखेंगे। अगला फैक्ट है प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास, इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और इनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करके रखोगे। पॉइंट क्या नोट करोगे कि ट्रिपल IIT नया रायपुर छत्तीसगढ़ के निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। किसके द्वारा नियुक्ति की गई है तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के निदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास। ये नाम आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। अगला यहाँ पे हम लोग फैक्ट देखेंगे, गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना है। अब आपसे पूछेगा कि गोल्डन बुक ऑफ द रिकॉर्ड है कहाँ पे, तो आप लोग बताओगे कि गोरेला पेंड्रा मरवाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा था तो यहाँ पे एक अभियान चल रहा था। अभियान का नाम है, कौन सा अभियान का नाम है तो यहाँ पे अभियान का नाम है रक्त शक्ति अभियान। ठीक है, अभियान का नाम आप लोग याद रखोगे रक्त शक्ति अभियान। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 51,727 महिलाओं का HB जांच हुआ। HB मतलब क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ। ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट यहाँ पे होता है एक ही दिन में कितना तो लगभग आपके 52,000 यहाँ पे महिलाओं का, एग्जैक्ट डेटा लिखोगे तो 51,727 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो कौन सी महिलाओं का तो यहाँ पे उम्र जो क्राइटेरिया है कितना रहेगा आपका 13 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पे टेस्ट होता है। और कब होता है तो 26 जून 2025 को, जो कि किसमें शामिल हो गया है गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो अभियान का नाम याद रखना है, अभियान का नाम है रक्त शक्ति अभियान। इसमें क्या होता है तो इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है एक ही दिन में कितनी महिलाओं का तो लगभग 52,000 महिलाओं को हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया जाता है। और ऐसा करने पर गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जिला यानी कि ये अभियान शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट यहाँ पे देखेंगे। अगला फैक्ट है रानी झाप एनिकेट यानी कि सूक्ष्म सिंचाई योजना। कौन से जिले में पूछेगा तो आपको बताना है गोरेला पेंड्रा मरवाई। इसके लिए लागत कितना है तो लागत है 4,30,74,000 रुपए। और इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसल हेतु 130 हेक्टेयर और रबी फसल हेतु 130 हेक्टेयर क्या मिलेगा सिंचाई सुविधा मिलने वाला है। इतना पॉइंट इसमें आप लोग बस याद रखोगे। आपसे पूछेगा रानी झाप एनिकेट कौन से जिले में स्थित है तो आपको बताना है गोरेला पेंड्रा मरवाई। उसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, यहाँ पे चर्चित खिलाड़ी हमारे पास है, इनका नाम है दिव्या रंगारी। कौन से जिले से निवासरत है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है महासमुंद। किस खेल से संबंधित है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है बास्केटबॉल से संबंधित है। और इनकी उपलब्धि क्या है तो मालदीव में आयोजित अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप क्वालिफायर में क्या मिला इन्हें स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है।
छत्तीसगढ़ की ये बेटी है, महासमुंद जिले से ये आती हैं। और इस आपके जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 12 से 15 जून 2025 के बीच में किया गया था। इससे पहले 48वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, यानी कि ये जो आयोजन है अगस्त 2023 में हुआ था, कहाँ पे, पांडुचेरी में। तो छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पहले ही क्या जीत चुकी है, स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो इनका नाम याद रखना है, दिव्या रंगारी। पूछेगा कौन से खेल संबंधित है, तो आपको बताना है बास्केटबॉल। कहाँ की निवासी है, तो आपको बताना है महासमुंद की निवासी है। ठीक है, ये जो आप लोग चित्र में देख रहे हो, तो इनको यहाँ पे ये स्वर्ण पदक मिल गया है। ठीक है, अगला फैक्ट है हम लोग का एग्री हार्डरी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025। अब सम्मेलन है तो इसमें दो फैक्ट आपको याद रखने ही रखने हैं। पहला तो आपका डेट पूछेगा, दूसरा आपका प्लेस पूछेगा। डेट पूछेगा तो आपको बताना है 28 से 29 जून 2025, और अगर स्थान पूछेगा तो आपको बताना है जसपुर। ठीक है, यहाँ पे डेट आपको याद रखना है 28 से 29 जून, यानी कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन होता है। कहाँ पे, तो जिला जसपुर में। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, बाजार से जोड़ते हुए उनके उत्पादों का बेहतर दाम प्रोवाइड करना, और जिले में कृषि, उद्यानिकी और रेशम उत्पादन को क्या करना, प्रोत्साहित करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये कौन सी सम्मेलन, तो यहाँ पे एग्री हार्डरी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन। अगला यहाँ पे हम लोग फैक्ट देखने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। हमारे संस्थान हमर पीएससी में सीजी व्यापम और पीएससी, ठीक है, दोनों का यहाँ पे सीजी पीएससी इंटीग्रेटेड प्री प्लस मेंस और व्यापम भर्ती, जो कि आपके आगामी एग्जाम है, जैसे कि अमीन है, पटवारी है, शिक्षक वैकेंसी है। उसके बाद सीजी टेट की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। प्रयोगशाला परिचारक और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो इसकी क्लासेस जो नया बैच स्टार्ट होगा 8 जुलाई से, यहाँ पे नया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है उसको मैं सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर मोड पे मिलेगा, वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, क्लासेस आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, और फैकल्टी आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके डेमो वीडियो वगैरह बने हुए हैं, कोर्सेज बने हुए हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, और आपको इससे रिलेटेड या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग टॉपिक पकड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग का टॉपिक क्या है, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है 8 अगस्त कब, आपके 1953। जिला पूछेगा तो बेमेतरा। इनका निधन हाल ही में हुआ है, हाल ही में कब, तो आपके 26 जून 2025। 71 वर्ष के रायपुर में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। अब इनका पेशा क्या था, तो ये होम्योपैथिक चिकित्सक थे, साथ ही साथ हास्य व्यंग के लेखक थे, और इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई मंचों का यहाँ पे क्या किया है, तो मंचीय कवि के रूप में छत्तीसगढ़ का अलग यहाँ पे पहचान बनाया है। अब यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इनका जो सम्मान है कि इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पद्मश्री जो मिला था 2010 में मिला था, डेट आप लोग याद रखोगे, पूछेगा आपसे कि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को पद्मश्री से कब यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, तो आपको बताना है 2010 में। इसके अलावा 2008 में इनको कौन सम्मान, तो काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। 2012 में इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान भी इनको नाचा संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। राज्य शिखर सम्मान इनको मिल चुका है, ठीक है, राज्य शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रेड ए कवि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र से ये सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है कवि सम्मेलन की श्रेणी में। ठीक है, तो इतने सारे इनके अवार्ड हैं, छत्तीसगढ़ के लाल हैं, जिनका यहाँ पे चले जाना छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी यहाँ पे क्षति देखने को मिली है। इनकी रचनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकी हास्य कविताओं में देखेंगे कि टाइम नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी हास्य कविता है। टाइम नहीं है, टाइगर जिंदा है, एला कहते हैं छत्तीसगढ़। आप लोगों ने यूट्यूब या कई कवि सम्मेलन में ये सब आपकी जो हास्य कविता इनको सुना होगा। मिथक मंथन, दो पांव का आदमी, सवाल ही सवाल, ये इनकी पुस्तक संग्रह है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीरा, नवा सुरूज, किस किस पर कविता लिखूं, ये इनकी क्या है, रचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव के रूप में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के प्रथम सचिव कौन है, तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं। इनकी रचनाओं को आप लोगों को याद रखना है, कब कब कौन सा सम्मान मिला है इसको याद रखना है, और निधन अभी हाल ही में हुआ है तो ये डेट भी आपको याद रखना है।
अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, राजा चक्रधर की कला विरासत का डिजिटलीकरण यहाँ पे किया जाएगा। और किस मिशन के तहत? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कौन सी विभाग द्वारा किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जो विषय है उसमें कौन कौन से? तो कथक है, तबला है, शास्त्रीय संगीत है और नृत्य है। अब इसमें जो यहाँ पे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, इसमें 100 वर्ष पुरानी 5 दुर्लभ पांडुलिपि को क्या किया जाएगा? डिजिटल और उनका प्रकाशन किया जाएगा। जिसमें कौन शामिल है? तो राजा चक्रधर सिंह की कला विरासत को इसमें यहाँ पे स्थान मिला है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे देखना है। रायगढ़ रियासत के राजा थे और ये तबला वादक थे, ठीक है। इनके सम्मान में प्रतिवर्ष राजा चक्रधर सिंह महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अभी पिछले एग्जाम एडीओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। राजा चक्रधर सिंह महोत्सव का आयोजन, ये यहाँ पे बहुत सारे महोत्सव को दे दिया था, 3-4 महोत्सव को, उसको क्रम से जमाना था। तो सितंबर माह में गणेश चतुर्थी के समय यह आपका महोत्सव आयोजित होता है, रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गजरथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। अब ये यात्रा का शुभारंभ हुआ है, मतलब इसमें आपको डेट याद रखना है कब आपके? तो 21 जून 2025 को। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कहाँ से? तो आपके जसपुर से। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था? तो जो मानव है और हाथी है, इनके मध्य जो द्वंद्व है, यानी आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि यहाँ पे हाथियों का आक्रमण, ठीक है, तो ये सब को कम करना और वन्य जीव का संरक्षण करना। और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम कहाँ कहाँ पे चलेगा? तो स्कूल, पंचायतों, हाट, बाजारों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, इस छात्र स्टार्टअप एवं इनोवेशन हब यानी कि आई हब का शुभारंभ किया गया है। कब शुभारंभ किया गया? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है 22 जून 2025 को। कहाँ पे? तो रायपुर में। और किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई, स्टार्टअप, फंडिंग, मेंटरशिप और इंडस्ट्रियल सपोर्ट को क्या करना? बढ़ावा देना। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रदेश का पहला इनोवेशन हब कहाँ पे स्थापित किया गया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर में यहाँ पे किया गया। अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा। और ये जो पुनर्गठन है ये कब किया जाएगा? तो 20 जून 2025 को। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है आपदा जोखिम में कमी लाना और तैयारी और प्रतिक्रिया, मतलब दोनों के लिए यहाँ पे तैयार रहना। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? तो यहाँ पे आपको उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। और इसका सचिवालय कहाँ पे? तो यहाँ पे राहत आयुक्त कार्यालय नया रायपुर में इसका सचिवालय रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गठन तीनों आपको यहाँ पे देखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक योजना को देखेंगे, योजना का नाम है लियोर ओयना योजना, ठीक है। अब इस प्रकार की योजना है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ आपको बताना है नई सुबह। इसका अर्थ क्या होता है आपका? नई सुबह। अब यहां से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को क्या क्या दिया जाएगा? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि काउंसलिंग, पोषण, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। योजना का नाम क्या है? लियोर ओयना योजना। अर्थ पूछेगा तो आपको बताना है नई सुबह। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना और यहाँ पे किससे? समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और इसके तहत आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पोषण, उसके अलावा कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके रायपुर, नया रायपुर में यहाँ पे क्या बनने जा रहा है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, और इसके साथ में केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का स्थापना किया जाएगा। और इसका क्या बोलते हैं, शिलान्यास हो चुका है। तो ये कहाँ पे? आपकी ग्राम बंजारी में। कितने एकड़ क्षेत्र में? 40 एकड़ क्षेत्र में यह जो परिसर है ये बनने वाला है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक योजना है जिसका नाम क्या है आपका? ग्रीन पालना योजना। अब यहाँ पे किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। और इसके लिए प्रावधान क्या है? तो प्रसव के बाद प्रत्येक माताओं को, ठीक है, 5 फलदार वृक्ष प्रदान किए जाएंगे। अब ये जो योजना है कहाँ पे लागू की जाएगी? तो सरकारी और निजी अस्पतालों, दोनों अस्पतालों में इस योजना को लागू किया जाएगा। और इसके लिए जो फलदार वृक्ष हैं इसकी आपूर्ति कौन करेगा? तो वन विभाग द्वारा किया जाएगा। और इसमें फलदार वृक्ष जैसे कि आपका मुनगा, अमरूद और नींबू
जैसे फलदार वृक्षों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। योजना का नाम क्या है? गृह पालना योजना। 5 फलदार वृक्ष मिलेंगे किसको? आपके तो प्रसव के बाद हर माताओं को दिए जाएंगे। कहाँ पे? आपके तो सरकारी निजी अस्पतालों में। किसके द्वारा? तो वन विभाग द्वारा आपूर्ति की जाएगी। अब यहां से हम लोग जून महीने के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको वन लाइनर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे फैक्ट हैं। तो इसमें हम लोग सारी चीजों को देखते जाएंगे। इससे पहले इन सारे फैक्ट को याद करना हमारे लिए जरूरी है। तो इसको मैप के माध्यम से याद करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे फैक्ट को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन लाइनर करेंट अफेयर है, इसलिए सभी को लास्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको करना क्या है? तो आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम यहाँ पे तैयार। ये हम लोग का हो जाएगा छत्तीसगढ़। और जो छत्तीसगढ़ ये जो राज्य है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है, इस राज्य की समस्त प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख होता है, ये कौन होता है? आपका मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? आपका मुख्य सचिव। और अभी मुख्य सचिव आपके हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि अभी जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं कौन है? आपके अमिताभ जैन जी हैं। अमिताभ जैन जी हैं। ये अमिताभ जैन जी 30 जून को, कब? आपके 30 जून 2025 को अपने कार्यभार से मुक्त होने वाले थे, लेकिन सरकार ने इनकी कार्यावधि को 3 माह के लिए और यहाँ पे एक्सटेंस कर दिया है, यानी कि विस्तार कर दिया है। यानी कि अगले 3 माह तक ये क्या बने रहेंगे? मुख्य सचिव बने रहेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? तो अमिताभ जैन जी हैं। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्हीं के अंडर में ये 5 संभाग के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं ये आते हैं। तो इसमें 5 संभाग छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? ऊपर में आपको सरगुजा, बीच में आपको बिलासपुर, इधर आपको क्या मिलेगा? तो इधर आपको दुर्ग, इधर रायपुर, और नीचे में क्या मिलेगा? बस्तर मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लोकेट करते जाते हैं। इसको हम लोग मैप से हम लोग देखेंगे, जो करेंट अफेयर है उसको मैप से देखेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पे संभाग कौन सा है? बिलासपुर। और बिलासपुर में आपको जिला पकड़ना है बिलासपुर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये बिलासपुर। बिलासपुर जैसे ही पकड़ोगे, यहाँ से 2 फैक्ट आप लोग पकड़ लेना। 2 फैक्ट में कौन कौन सा? यहाँ पे बनने वाला है एजुकेशन सिटी, कोचिंग हब बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग सुविधाएं मिलेंगी, हॉस्टल की सुविधाएं मिलेंगी। तो एजुकेशन सिटी कहाँ पे बनने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताना है आपको? बिलासपुर। और इसके बाद बिलासपुर में आपको चले आना है सिम्स। सिम्स जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप लोग पकड़ना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? जेनेटिक सेंटर मिलेगा। जेनेटिक सेंटर। तो पूछा जाएगा कि राज्य का यहाँ पे पहला जेनेटिक सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आपको बताना है बिलासपुर, यानी कि सिम्स में। उसके बाद इधर बिलासपुर बगल में आपको जिला मिलेगा मुंगेली। और मुंगेली जैसे ही पकड़ोगे, यहाँ पे शुरू कर देना छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा पहला जिला जहां पे क्या शुरू किया गया? तो ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा? आपका मुंगेली। इतना फैक्ट आप लोग याद रखोगे। मुंगेली, इधर नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा भिलाई। क्या मिलेगा आपको? भिलाई। और भिलाई जैसे ही पकड़े, यहां पे पकड़ना देश का पहला एआई साइंस सिटी बनने वाला है। एआई साइंस सिटी कहां पे? आपके भिलाई में बनने वाला है। भिलाई से नीचे उतरे आपको मिल जाएगा दुर्ग। और दुर्ग जैसे ही पकड़े, यहां पे पकड़ लेना प्रदेश का पहला हर्बल एक्सटेंशन एक्सट्रैक्शन यूनिट। ये कहां पे? आपके दुर्ग में। इधर आ जाओगे नया रायपुर। और नया रायपुर में बहुत सारा चीज बन रहा है, लेकिन अभी जो हाईलाइटेड है जून माह में, इसको आपको देखना है। इसमें आप लोग पकड़ना, यहाँ पे प्रदेश का पहला क्या बनेगा? सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा। सेमीकंडक्टर यूनिट। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाना जिला बस्तर। और बस्तर जैसे ही पकड़ोगे, यहाँ पे पकड़ लेना बस्तर का सबसे बड़ा नाग मंदिर। नाग मंदिर, बस्तर का सबसे बड़ा नाग मंदिर। ये कहाँ पे आपके? तो यहाँ पे स्थान का नाम है नागफनी। और कौन से वंश के शासकों द्वारा? तो छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इतना फैक्ट आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। इसको मैप में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, करना क्या है आपको? छत्तीसगढ़ का मैप बना लेना है। मैप में आपको सबसे पहले बिलासपुर आना है। बिलासपुर जैसे ही पकड़े, आपको 2 फैक्ट पकड़ने हैं। पूछेगा आपसे राज्य में पहला एजुकेशन सिटी कहाँ पे बनने वाला है, या एजुकेशन सिटी कहाँ पे बनने वाला है, तो बिलासपुर हो जाएगा। और उसके बाद राज्य का पहला जेनेटिक सेंटर कहाँ पे बनने वाला है, तो बिलासपुर सिम्स पे बनने वाला है। जिला मुंगेली पकड़ना है। ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है पूछेगा तो आपको जिला मुंगेली बताना है। उसके बाद भिलाई पकड़ना है। भिलाई में देश का पहला एआई साइंस सिटी बनने वाला है। भिलाई से नीचे उतरे, पाए आपके दुर्ग। दुर्ग में आपको पकड़ना है पहला हर्बल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन सेंटर बनने वाला है।
उसके बाद यहाँ पे नया रायपुर पकड़ना है। नया रायपुर में आपको सेमीकंडक्टर यूनिट मिलेगा। नीचे आ जाओगे बस्तर, बस्तर में आपको मिलेगा बस्तर का सबसे बड़ा नाग मंदिर, जिसका नाम क्या है, नागफनी मंदिर। तो इतने फैक्ट को यहाँ पे आपको पकड़ना है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, इसमें और क्या क्या फैक्ट है इसको आप लोग चलते चलते देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बस्तर का सबसे बड़ा नाग मंदिर, तो आपको बताना है नागफनी मंदिर, छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 यानी कि शिक्षा दूत पुरस्कार किसे, तो आपके सुंदरलाल डरसेना। उसके बाद आपको पकड़ना है जिला ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला, तो कौन सा, आपका मुंगेली। उसके बाद राज्य का पहला हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट कहाँ पे, आपके दुर्ग में। इसके अलावा साइंस सिटी का निर्माण स्थल कहाँ पे, आपके बिलासपुर में। देश की पहले एआई सेंटर कहाँ पे, आपका सिटी कौन सा, भिलाई। उसके बाद बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध जो राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, तो जय छत्तीसगढ़ अभियान है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, वन लाइन फैक्ट याद रखना है। प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर कहाँ पे, तो सिम्स रायपुर में, सॉरी बिलासपुर में। उसके बाद राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पे आपकी, तो नया रायपुर में बनने वाली है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। अब ये जो महीना है, जून का महीना, जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जून महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे मनाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 1 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको पता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को 2 चीज याद रखना है, एक तो विश्व महासागर दिवस, दूसरा विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को आप लोग पकड़ोगे, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस और बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके साथ साथ विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आपके 21 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। एक फैक्ट लास्ट में याद रखना, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जून महीने के इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस है, और महत्वपूर्ण दिवस के क्वेश्चन बनता है, पिछले एग्जामों में हमने देखा है, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी यहाँ पे माह खत्म होगा, वहां पे हम लोग एक साथ सारे महत्वपूर्ण दिवस को देख लेंगे। जो दिवस टॉपिक के साथ में आते हैं उसको तो कवर करते हैं, लास्ट में यहाँ पे हम लोग सभी का समरी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो करेंट अफेयर सीरीज था जून महीने का, इसको भी मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर कर दिया है। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार यहाँ पे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग करेंट अफेयर सीरीज, साप्ताहिक करेंट अफेयर सीरीज लेकर के आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हमने देखा है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और आपको यहाँ पे मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पिछले आपके वीडियो सीरीज से यहाँ पे उठाए गए क्वेश्चन है, तो उसमें आपको बताना है। यदि आपने पिछले वीडियो को देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको आंसर बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका, देश का पहला सरकारी स्टोरेज एवं रेडिएशन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसको आपको बताना है, कहाँ पे किया गया है इसको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन है, विनोवा ऐप का शुभारंभ कब हुआ, डेट आपको यहाँ पे बताना है। चौथा जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ये जो सीरीज है यहीं पे खत्म होती है। इसका पीडीएफ, आपका वीडियो, मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड दिया गया है, वहां पे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हैं हमर पीएससी, या तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां पे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, रेलवे जैसी गवर्नमेंट एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हमारे ऑफिस यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले मंथ के करेंट अफेयर के साथ में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।